चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में जन आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की आज घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। This coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर मतदान होगा और 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। राजस्थान की बात करें तो 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस की राज्य में सरकार बनी थी। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 5 राज्यों में 16.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। 5 राज्यों में जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष हैं और 7 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं जो इन चुनावों में फैसला करेंगे। 5 राज्यों में अगर पहली बार वोटर्स की बात करें तो 60 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों से जुड़े विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से डिजिटल समाधान 2023 से 2027 के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, खेल, समुद्री सहयोग सहित तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना शामिल है। पीएम ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। भारत और तंजानिया इस बात पर एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस संबंध में दोनों देशों ने आतंकवाद विरोध के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है
कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। तंजानिया के राष्ट्रपति ने G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किए जाने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध कायम करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की और तंजानिया में आईटी के मद्रास परिसर की स्थापना की घोषणा पर पीएम मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में जन आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यमुनानगर के प्लाईवुड फैक्ट्रियों के संचालकों की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए लक्कड़ की खरीद पर लगने वाला 2% मार्केट फीस को घटाकर 1% किया गया है। प्रदेश में ऐसी पुरानी कॉलोनी जिसका कुछ क्षेत्र वैध हो गया था और कुछ क्षेत्र अवैध रह गया, ऐसी कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा और 4 से 5 महीने में ऐसी कॉलोनियों के क्षेत्र को भी वैध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा परिवार जिनका व्यवसाय के हिसाब से बिजली का बिल ज्यादा आता है, उन परिवारों का फिजिकल सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे के हिसाब से जो भी इन परिवारों की सुविधा संभव होगी उन्हें दी जाएगी। और एक 1500 कॉलोनी अभी बाकी हैं, सबकी सूचियां बन गई हैं, सबसे अप्लाई करा लिया है, सबका सर्वे चल रहा है। आने वाली 31 जनवरी 2024 तक जितनी कॉलोनीज अनअप्रूव्ड हैं, हमारी कोशिश रहेगी, बहुत ही कोई कठिनाई अगर आएगी तो अलग बात है, वरना सब कॉलोनी को अप्रूव करेंगे और उस कॉलोनियों में जो विकास के काम है उनके सबके कराने शुरू कर देंगे। आप चाहे लिख के उसमें दो, उन्होंने बीपीएल परिवारों के बिजली के बिल की 12,000 प्रति माह की स्लैब को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में 15 सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्कशॉप वाली सड़क का काम अंतिम चरण में है। इस दौरान उन्होंने 11 लोगों की तुरंत पेंशन बनवाई। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 साल हो गई है और आय 3 लाख से कम है, मुख्यमंत्री ने उन्हें पेंशन का प्रमाण सौंपा और बधाई दी। चंडीगढ़ में पुलिस द्वारा सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में आज समावेश सामुदायिक पुलिस प्रोजेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें समावेश का गठन करके अब घरेलू विवाद से लेकर छोटे मामले भी थाने में सुलझाए जाएंगे, जिसके तहत समावेश केंद्र में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समावेश के गठन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थिति में भी पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। समावेश से लोगों की काफी समस्याओं का समाधान होगा। वो छुट्टी तो हमारे हक की है, दिवाली होली की छुट्टी हक की है। उसके बाद में कितने लीव हैं, बहुत छुट्टियां हैं। पुलिस वाले को बंदोबस्त पे आए, बड़े बड़े लीडर आ गए, लगी है 24 घंटे की बंदोबस्त में खड़े हैं। 30 दिन ही दिवाली है, दुनिया दिवाली मना रही है, हमारा पुलिस वाला अपने ड्यूटी पे लगा हुआ तो देख रहा है कि कहाँ पर वायलेशन हो रहा है, कहाँ पटाखे हो रहा है, वो अपने अपने काम में उसको तो घूमते फिरते रहना है। स्टडी करो, 24 घंटे काम ना, ओवर टाइम, कोई ओवर टाइम नहीं। कितनी कठिन दिखने में, ठीक है, तो दिनचर्या कितनी कठिन है। और ऊपर से 4 बातें दूसरों से सुनो, लोग अपना हुक्म चलाते हैं, लीडर 4 बातें सुना के चले जाते हैं। इस मौके पर चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि हमें पुलिस के साथ मिलकर काम करना है, जिससे अच्छे शहर का निर्माण होगा। माध्यम से हुई है और जिसका मैं पूरा श्रेय उनकी अध्यक्षता में, उनके दिशा निर्देश में डीजीपी सर ने और उनकी पूरी टीम ने इसको एक प्रोग्राम को बड़ा अच्छा स्वरूप देकर हम सब पे चंडीगढ़ के सिटीजन के सामने इसको लॉन्च करा है। अभी हमारी जिम्मेवारी है कि हम पुलिस के साथ मिलकर इस लॉन्च को इस अपने क्षेत्र में इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे इसको हम सक्सेसफुल बनाएं। मुझे पूरा याद आता है कि गवर्नर साहब हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हमारे गाँव में पुलिस नहीं आती थी और वहाँ के उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समावेश के गठन से बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। चंडीगढ़ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग की ओर से कल डेंगू विरोधी अभियान और जागरूकता बाइक रैली निकाली गई।
इसमें 70 से अधिक बाइकर्स और लगभग 2 दर्जन लोगों ने कार के साथ भाग लिया। रैली को प्रशासक के सलाहकार डॉक्टर धर्मपाल ने सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने इस डेंगू विरोधी अभियान को जारी रखने के लिए कहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव अजय चगदी व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन कंट्रीब्यूशन स्मार्ट सिटी का सहयोग रहा। इस दौरान मलेरिया विंग की टीम रैली के साथ शहर के प्रमुख 4 संवेदनशील इलाकों दड़वा, फैदा, डड्डू माजरा और मलोया तक गई। इन क्षेत्रों में घर घर जाकर मच्छर जनित स्थिति का सर्वेक्षण किया गया। इसके अलावा मलेरिया विंग की टीमों ने लोगों को पैम्पलेट भी बांटे। वहीं अलग अलग जगह पर फॉगिंग भी की गई और लापरवाही करने वाले 21 लोगों को नोटिस दिया गया। चीन में हांगझो एशियाई खेल संपन्न हो गए हैं। आगामी एशियाई खेल वर्ष 2026 में जापान के नागोया में होंगे। 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार 100 का आंकड़ा तो पार किया ही, वहीं भारत के कई पदक ऐतिहासिक रहे। भारत ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक अपने नाम कर इतिहास रचा। ये एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एथलेटिक्स, निशानेबाजी और तीरंदाजी में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 29 पदक अपने नाम किए। इनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक अपने नाम किए। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। तीरंदाजी में भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। बैडमिंटन में भी भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। वहीं HS प्राण ने 41 साल बाद भारत को पुरुष एकल वर्ग में पदक दिलवाया। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत का पहला बैडमिंटन गोल्ड जीता। हांगझो में आयोजित एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 4 दिन इटली और फ्रांस के दौरे पर। राजनाथ सिंह पेरिस में सशस्त्र सेनाओं के रक्षा मंत्री के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने ग्रामीण विकास बैंकों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने का लिया निर्णय। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई। लगभग 700 लोग इजराइल में मारे गए, जबकि 400 गाजा में मारे गए हैं। भारत ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच किया गया घोषित। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।